भारत और फ्रांस की ये दोस्ती जरा हटके है। जहां भरोसा है, कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलने का टूट विश्वास है। भारत को फ्रांस के रूप में एक नया और भरोसेमंद दोस्त मिला है। जिस तरह से रूस और इजराइल के साथ टेस्टेड एंड ट्राइड दोस्ती रही है, ठीक उसी तरह करीब 3 दशक पहले भारत फ्रांस की दोस्ती की रखी बुनियाद समय के साथ मजबूत होती गई। फरवरी 2026 को भारत ने फ्रांस के साथ अहम समझौता किया, जिसमें डिफेंस, एआई, स्पेस और टेक्नोलॉजी को लेकर कई सारे समझौते हुए, जिसने यकीनन पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ा दी है। भारत और फ्रांस के बीच हुआ ये समझौता कई मायनों में बहुत खास है। भारत फ्रांस समिट में 20 से ज्यादा समझौते हुए, जिसमें राफेल फाइटर जेट, सबमरीन हेलीकॉप्टर से लेकर भविष्य के फाइटर जेट के इंजन का साथ मिलकर काम करने की बात हुई है। खास बात यह है कि भारत में रक्षा उपकरण बनाने से लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी जोर दिया गया। France and India have been working hand in hand for years, and we've reinforced our technological sovereignty while supporting our national industries. And our partnership is strong, and it relies on countless joint projects. In the field of defense, France is a steadfast partner of Make in India. Our high-level cooperation allows us to develop next-generation engines, multi-role helicopters, advanced combat aircraft, submarines, etc., etc. And I want to thank you warmly for the extraordinary confidence you've placed in this partnership. डिफेंस के क्षेत्र में भारत और फ्रांस का साथ अब तक का सबसे सफल मॉडल रहा है। साझा बयान में एक बात पर जोर दिया गया कि अब सहयोग सिर्फ खरीद बिक्री तक सीमित नहीं रहेगा। अब फोकस को डिजाइन, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन पर होगा। भारत और फ्रांस के संबंध बहुत ही विशेष है। फ्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है। स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब है कि दोनों देश सिर्फ व्यापार या हथियारों की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सुरक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष, समुद्री इलाकों की सुरक्षा और बड़े वैश्विक मुद्दों के साथ मिलकर काम करेंगे। भारत और फ्रांस ने जेट इंजन और हेलीकॉप्टर इंजन के लिए बड़े स्तर पर हाथ मिलाया है। 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स के कॉन्ट्रैक्ट की पुष्टि के साथ ही अब फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन बनाने की दिशा में भी बात आगे बढ़ी है। सैफरन ग्रुप और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलकर इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए इंजन विकसित करेंगे। इतना ही नहीं, भारत में राफेल विमानों में लगने वाले M88 इंजन की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल सुविधा भी स्थापित की जाएगी। इस गहरे विश्वास का एक और उज्जवल उदाहरण है। हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे और ये पूरे विश्व को एक्सपोर्ट भी करेंगे। यानी इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप knows no boundaries. It can reach from deep oceans to the tallest mountain. चीन और पाकिस्तान के फ्रंट को देखते हुए भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट स्क्वाड्रन को बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। भारत को फाइटर जेट की कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। एक स्क्वाड्रन में 18 जेट होते हैं। ऐसे में भारत को 756 फाइटर जेट चाहिए। मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल 29 स्क्वाड्रन यानी कि तकरीबन 522 लड़ाकू विमान ही है।
ऐसे में फाइटर जेट स्क्वाड्रन को एक लेवल पर लाना अर्जेंट जरूरत है ताकि दोनों मोर्चों पर टकराव की स्थिति में हालात नियंत्रण से बाहर न हो पाए। ऐसे में भारतीय वायुसेना के लिए घटते स्क्वाड्रन की कमी को पूरा करने के लिए राफेल का बेड़ा भारत आने वाला है। फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट भारत आएंगे, यानी अब 2 फ्रंट वॉर की नौबत भी आ जाए तो इंडियन एयरफोर्स के लिए नो टेंशन। ये डील भारत के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? भारतीय वायु सेना के लिए स्पेशली हमारे स्क्वाड्रन्स की स्ट्रेंथ बहुत जल्दी से डिप्लीट होती जा रही है और हमारे को ये जो गैप है, जो कि 6-8 स्क्वाड्रन्स हमारे को अगले 4 से 5 साल में मिल जाएंगे। ये जहाज राफेल भारतीय नेवी के पास भी है, 26 हैं उनके पास, 114 हम लेने हैं। बात ये हो रही है कि नेवी और भी लेगी, तो ये भारत के पास जब 200 प्लस जहाज हो जाएंगे अगले कुछ सालों में, तो इसका कंप्लीट MRO जो कि ऑलरेडी हैदराबाद में सेटअप है साफरान का, वो इंजन्स भारत में असेंबल होंगे। और ये भी सुनने में आ रहा है कि फ्रांस ये टेक्नोलॉजी भारत को देगा, इंजन मैन्युफैक्चरिंग की शेयर करेगा। पहले यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स, फिर अमेरिका के साथ ट्रेड डील और अब फ्रांस के साथ भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील। ये दिखाता है कि भारत के साथ दुनिया क्यों कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहती है। चीन के साथ भरोसे की कमी है क्योंकि दुनिया जानती है उसके वायदे और दावे का सच। रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए वो किसी को भी धोखा दे सकता है। रूस के कई हथियारों को कॉपी कर चीन ने मेड इन चाइना वेपन तैयार कर लिए हैं, जबकि भारत के साथ ऐसा नहीं है। रूस भारत मिलकर कई हथियार बना रहे हैं, उनका अपग्रेडेशन कर रहे हैं। ये भरोसा ही है कि आज फ्रांस भी भारत में आकर हथियारों के निर्माण और उनके मेंटेनेंस के लिए फैसिलिटी तैयार करने पर राजी हुआ है। रक्षा, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिकल कंडीशंस में अगर देखा जाए तो भारत और फ्रांस के रिश्ते पिछले कुछ दशकों में बहुत ज़्यादा अच्छे हुए हैं। हम कह सकते हैं कि पिछले कुछ दशकों में फ्रांस और भारत की दोस्ती आगे बढ़ी है और ये दुनिया भी देख रही है। मोदी और मैक्रो की केमिस्ट्री दिखाती है कि फ्रांस भारत का सबसे भरोसेमंद डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर उभरा है। दोनों देशों ने साफ कर दिया है कि उनकी दोस्ती अब जमीन, आसमान और समंदर से आगे बढ़कर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुकी है। भारत और फ्रांस की अगर बात की जाए तो कहा जा सकता है कि एक तरीके से राजनीतिक रूप में भारत को फ्रांस के रूप में एक अच्छा और नया दोस्त मिल गया है, ठीक उसी तरीके से जैसे भारत और रूस की दोस्ती है। फ्रांस और भारत के बीच में राफेल को लेकर जो डील हुई है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी फायदेमंद है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि फ्रांस न सिर्फ राफेल भारत को देगा बल्कि इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी समझौता हुआ है और 50% राफेल का काम भारत में ही होगा। यानी एक तरीके से कहा जाए तो भारत का इससे आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य भी आगे बढ़ रहा है। फ्रांस की दसॉ एविएशन कंपनी से 114 राफेल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। ये डील भारतीय वायुसेना की ताकत को 50% तक बढ़ा देगी। डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने राफेल फाइटर जेट खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से मंजूरी का इंतजार है। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक रहा तो ये डील भारत की वायु शक्ति को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम रोल अदा करेगी। प्रस्तावित राफेल डील की कुल लागत करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए यानी लगभग 36 अरब डॉलर है, जो इसे भारत का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा बनाती है। समझौते के तहत कुल 114 राफेल विमानों का F4 वर्जन खरीदा जाएगा, जिनमें से 12 से 18 विमान पूरी तरह से तैयार हालत में फ्रांस से सीधे भारत आएंगे, जबकि बाकी विमानों के निर्माण का काम भारत में ही होगा। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल फाइटर जेट हैं। वहीं नौसेना की बात करें तो 26 राफेल मरीन का ऑर्डर दिया जा चुका है। अब जब वायुसेना के लिए 114 राफेल का सौदा अंतिम रूप लेता है तो भारत के पास कुल 176 राफेल विमान हो जाएंगे। भारत और फ्रांस के बीच में 114 राफेल विमानों के लिए एक संभावित कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है, जिसके तहत शुरुआती दौर में 18 राफेल विमान बने बनाए रेडीमेड फ्रांस से इंग्लैंड में आएंगे और बाकी जो 96 राफेल विमान हैं वह भारत में निर्मित होंगे
और फ्रांस इसके लिए भारत को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा कलपुर्जे भारत में जो बनेंगे 60% बनेंगे, 40% कलपुर्जे फिर भी फ्रांस से आएंगे। यानी अगर ये रफ़ाल विमान भारत में आते हैं और जाहिर बात है वो अगले 30-40 साल तक उड़ेंगे, तो 40% कलपुर्जे जिनमें कि इंजन होगा, रडार होगा, हाइड्रोलिक सिस्टम के पंप होंगे, ये क्रिटिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो फ्रांस से ही आएंगे। एयरफोर्स ने सितंबर 2025 में 114 राफेल जेट की मांग रक्षा मंत्रालय को भेजी थी। खबर यह है कि राफेल फाइटर जेट का सौदा मेक इन इंडिया मिशन के तहत किया जाएगा। डसॉल्ट एविएशन एक भारतीय कंपनी के साथ मिलकर इन विमानों को बनाएगी। भारत का कहना है कि फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट सभी 114 विमानों में हथियार, गोला बारूद और मिसाइल इंस्टॉल करे और साथ ही साथ सुरक्षित डेटा लिंक भी उपलब्ध कराए, जिससे इसे भारतीय रडार के साथ भी लिंक किया जा सके। विमानों के सोर्स कोड को लेकर बातचीत हो रही है। अब आपके मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि यह सोर्स कोड क्या है। दरअसल सोर्स कोड एक तरह से फाइटर जेट का दिमाग होता है और उसी से तय होता है कि रडार कैसे काम करेगा, कौन सी मिसाइल लगेगी और सॉफ्टवेयर में क्या बदलाव हो सकता है। अगर सोर्स कोड आपके पास नहीं है तो आप विमान बनाने वाली कंपनी या फिर उस देश पर निर्भर रहते हैं। भविष्य में किसी देसी हथियार या फिर सिस्टम को जोड़ने के लिए भी आपको उनकी अनुमति लेनी पड़ती है। सोर्स कोड जो है कंप्यूटर की वह कोड प्रणाली है जिसका इस्तेमाल करना पड़ता है अगर जहाज के अंदर जो कंप्यूटर सिस्टम है, जैसे नेविगेशन सिस्टम या वेपन डिलीवरी कंप्यूटर, उनको अगर मॉडिफाई करना हो, उनको अगर अपग्रेड करना हो तो सोर्स कोड की ज़रूरत पड़ती है। अगर फ्रांस हमें सोर्स कोड नहीं देगा तो फिर भविष्य में जब भी हम भारत में उसको अपग्रेड करना चाहेंगे और समझिए मेड इन इंडिया मिसाइल या मेड इन इंडिया बॉम्ब्स रॉकेट फायर करना चाहेंगे, तो उसके लिए जो वेपन सिस्टम का जो कंप्यूटर है उसको अपग्रेड करने के लिए फ्रांस से किसी इंजीनियर को आना पड़ेगा जो आके हमारी सोर्स कोड को सेट करेगा। उसके बाद ही हम भारत के मिराज, भारत के रफ़ाल से भारत में निर्मित हथियारों को फायर कर पाएंगे। लेकिन ऐसा दुनिया में प्राय सभी फाइटर विमान के कॉन्ट्रैक्ट्स में किया जाता है। फ्रांस अगर हमें सोर्स कोड नहीं देता है तो ये कोई खास उत्पीड़न वाली या खास चिंता वाली बात नहीं है। माना जा रहा है कि कंपनी एयरफ्रेम निर्माण के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी देगी और साथ ही ज्यादा तादाद में एक ही प्लेटफॉर्म होने से राफेल के रखरखाव की लागत कम होगी। भारत में बनने वाले विमानों में स्वदेशी कम्युनिकेशन सिस्टम फिट किए जाएंगे। इसमें विमान के लिए नेत्रा और फाल्कन AWACS लगेंगे। वहीं ग्राउंड बेस्ड रडार और IACCS यानी कि इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ बेहद सुरक्षित तरीके से रियल टाइम टैक्टिकल डेटा एक्सचेंज कर पाएंगे। राफेल का प्लस पॉइंट है उसकी सर्वाइवेबिलिटी और रिलायबिलिटी, जो राफेल को दूसरे लड़ाकू विमानों से आगे रखती है। जब भारत ने नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल मरीन और एक्स्ट्रा राफेल का ऑर्डर किया तो रक्षा गलियारों में एक सवाल गूंजने उठा। वो सवाल ये था कि जब बाजार में F-35 और Su-57 जैसे 5th पीढ़ी के फाइटर जेट्स मौजूद हैं तो हम 4.5th जनरेशन के फाइटर जेट पर भरोसा क्यों जता रहे हैं? और इसका जवाब सीधा सा है। इस वक्त भारत का निशाना इस्लामाबाद नहीं बल्कि बीजिंग है। यानी राफेल को जांचा परखा जा चुका है और साथ ही साथ इन विमानों के मुकाबले भारत राफेल पर ज्यादा भरोसा कर सकता है।
दशकों तक भारत की रक्षा खरीद का पैमाना ये होता था कि क्या ये पाकिस्तान के F-16 से बेहतर हैं, लेकिन राफेल डील इस मानसिकता का अंत कर रही है। दरअसल पाकिस्तान की वायुसेना अब चीन के J-10C और JF-17 पर निर्भर है, जिनसे निपटना भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। असली चुनौती हिमालय के उस पार है, यानी कि चीन की पीपल्स लिबरेशन एयरफोर्स और उसका J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट। लद्दाख और अरुणाचल जैसे ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में जंग के समय ऐसे विमानों की जरूरत होती है जहां पर उसकी कागजी स्पीड पर हम निर्भर नहीं रहते, बल्कि उसकी पेलोड क्षमता ज्यादा अहम हो जाती है। और यही वजह है कि जब ऐसे ऊंचे इलाकों पर जंग होती है तो सबसे ज्यादा जरूरी और भरोसा उन्हीं विमानों पर किया जाता है जिनकी पेलोड क्षमता ज्यादा हो। राफेल को विशेष रूप से भारतीय जरूरतों के तहत ढाला गया है, जो लेह की जमा देने वाली ठंड में भी चीन के J-20 पर भारी पड़ने का मादा रखता है। जब भारत ने राफेल को लेना शुरू किया, उस कॉन्ट्रैक्ट के साइन करने के पहले ही इंडियन एयरफोर्स के बेस्ट टेस्ट पायलट्स ने भारत में राफेल को हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों से भी ऊपर उड़ाकर देखा कि क्या राफेल से जब हम एयर टू ग्राउंड लेज़र वेपन या एयर टू ग्राउंड GPS गाइडेड मिसाइल फायर करेंगे, क्या वो हाई अल्टीट्यूड में यानी 10,000 20,000 फीट की ऊंचाई पर अगर टारगेट है, उस पर नेविगेट करके उस पर निशाना साध के उसको ध्वस्त कर सकते हैं। इन ट्रायल्स में राफेल बहुत ही शानदार तरीके से पास हुआ। उसके बाद ही इंडियन एयरफोर्स ने राफेल खरीदने के लिए भारत सरकार से अनुमति ली। अमेरिका के F-35 लाइटनिंग II की गिनती दुनिया के सबसे उन्नत फाइटर जेट्स में होती है। ये 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। बावजूद इसके भारत ने अमेरिका के इस लड़ाकू विमान में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसकी कई वजह हैं। अमेरिका के F-30 फाइटर जेट के बारे में कहा यह जाता है कि सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि एक उड़ता हुआ कंप्यूटर है। F-35 का डेटा लिंक अमेरिका के सेंट्रल सर्वर से जुड़ा होता है और रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अपनी न्यूक्लियर कमांड और संवेदनशील सामरिक डेटा को अमेरिकी निगरानी में नहीं रख सकता। भारत नहीं चाहेगा कि युद्ध जैसे हालात में उसका किल स्विच किसी और के हाथ में हो। अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि भारत अमेरिका से F-35 फाइटर विमान खरीद ले। जाहिर बात है, F-35 5वीं पीढ़ी का बहुत ही शानदार स्टेल्थ फाइटर विमान है, लेकिन भारत ने साथ के साथ रूस के सुखोई 57 पर भी अपनी नज़र रखी हुई है। भारत ज़रूरत के अनुसार हो सकता है कि रूस से सुखोई 57 विमान खरीद ले। एक और चिंता धारणा ये है कि भारत में बना हुआ AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसमें भी स्टेल्थ प्रॉपर्टीज़ यानी रेडार से छुपी रहने की प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो क्या भारत F-35 अमेरिका से खरीद सकता है? बहुत बड़ी दिक्कत ये आती है कि अमेरिका से अगर हम F-35 लेते हैं तो एक तो अमेरिका से उसके हमें क्रिटिकल कंपोनेंट्स को लाना पड़ेगा। कहा जाता है कि उसका स्टार्ट ऑन स्विच रिमोट कंट्रोल्ड है। इसी तरह से कहा जाता है कि F-35 का जो सेंट्रल सर्वर है वो हमेशा अमेरिका में उनका जो मास्टर कंप्यूटर सेंटर है उससे जुड़ा रहता है। ऐसी हालत में अमेरिका को हमेशा पता रहेगा कि भारत ने F-35 को कहाँ पर डिप्लॉय किया है।
पूर्वी सीमा में, पश्चिमी सीमा में, या हो सकता है दुनिया में और कहीं पर। जाहिर बात है भारत नहीं चाहेगा कि जब इंडियन एयरफोर्स के विमान दुनिया में कहीं पर भी डिप्लॉयड हों तो अमेरिका को उसकी मिनट टू मिनट सूचना मिलती रहे। अतीत की बात करें तो अमेरिका ने F-16 के स्पेयर पार्ट्स रोककर पाकिस्तान को खूब परेशान किया। इसके उलट फ्रांस का रिकॉर्ड बेदाग रहा है। वो भारत के किसी भी युद्ध, चाहे वो करगिल हो या फिर बालाकोट के बाद के हालात, उस वक्त में हथियार सप्लाई उसने नहीं रोकी। अब बात रूस के 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 की। 5वीं पीढ़ी के इस लड़ाकू विमान को रूस की ओर से ऑफर किया जा चुका है, वो भी भारत की शर्तों के साथ। अब भारत 5th जनरेशन Su-57 के बजाय 4.5 जनरेशन राफेल को क्यों तरजीह दे रहा है, ये जानना भी बेहद दिलचस्प है। रूस और भारत बहुत अच्छे सहयोगी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन Su-57 को लेकर भारत रूस पर भरोसा नहीं कर सकता। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि रूस की अपनी सप्लाई चेन टूटी हुई है। रूस अभी भी जंग में घिरा हुआ है और ऐसे में अगर भारत Su-57 पर भरोसा करता है तो भारत के लिए ये काफी मुश्किल होगा, क्योंकि Su-57 समय पर मिल पाए, उसकी सप्लाई चेन बहाल कब हो पाए, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। रूस के Su-57 को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी तक पूरी तरह से परखा नहीं गया है। रूस खुद इसे सीमित संख्या में ही अपनी वायुसेना में शामिल कर पाया है और बड़े पैमाने पर इसका ऑपरेशनल इस्तेमाल अब तक नहीं हुआ। इसके इंजन, स्टेल्थ क्षमता और मेंटेनेंस को लेकर भी समस्या समय समय पर आई है। कई एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि Su-57 की रडार से बचने की क्षमता अमेरिका या फिर चीन के फाइटर जेट्स के मुकाबले कमजोर है। अगर हम रूस से सुखोई 57 खरीदते हैं तो रूस ने ये कहा है कि सोर्स कोड भी दे देगा। अमेरिका F-35 का सोर्स कोड हमें कभी नहीं देगा। इसी तरह से रूस ने ये भी कहा है कि अगर भारत में सुखोई 57 बनता है तो रूस जो है भविष्य में उसको रशियन GPS यानी कॉस्मोस से जोड़ने का प्रावधान रखेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि युद्ध के दौरान अमेरिकन F-35 अगर वो इंडियन एयरफोर्स के पास हैं तो हमें अमेरिकन GPS सिस्टम का इस्तेमाल करके दुश्मन पर हमला करना पड़े। ऐसा ना हो कि हम पाकिस्तान पर हमला करने जाएं और पीछे से अमेरिकन जो सैटेलाइट्स हैं, उपग्रह, उनका GPS या तो बंद कर दे भारत के लिए, या भारत के लिए थोड़ा सा डिले कर दे, ढीला कर दे। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भारत की नीति साफ है कि ताकत ही शांति की सबसे मजबूत गारंटी होती है। यही वजह है कि भारत देश की सुरक्षा से जुड़ी हर बारीक से बारीक पहलू का विश्लेषण कर रहा है। भारत पहले ही रूस के साथ FGFA प्रोग्राम के तहत बाहर निकल चुका है, क्योंकि इसमें लागत और साथ ही साथ भरोसे को लेकर कई अनियमितताएं थी और इसीलिए Su-57 को लेकर एक अच्छा विकल्प भारत नहीं मान रहा था। राफेल क्योंकि जांचा परखा हुआ था, इसीलिए फाइनल मोहर राफेल पर ही। भारतीय वायुसेना के पास अभी सिर्फ 29 फाइटर स्क्वाड्रन है, जबकि जरूरत 42.5 की है। स्वदेशी प्रोग्राम में देरी से ये गैप बढ़ गया। पाकिस्तान को अमेरिका से F-16 अपग्रेड मिल रहा है, जो 2040 तक चलेगा। साथ ही पाकिस्तान के पास J-10C और PL-15 मिसाइलें हैं, जो J-35 5th जनरेशन फाइटर जेट लेने की कोशिश में है। वहीं चीन के पास 400 J-20 जेट हैं। ऐसे में भारत को जल्दी मजबूत फाइटर फ्लीट चाहिए।
राफेल चुनने से एक ही तरह का फ्लीट रहेगा, मेंटेनेंस भी आसान होगी। फ्रेंच ऑफिशियल्स का कहना है कि भारत का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट तभी सफल हो सकता है जब सभी राफेल्स का ऑर्डर एक साथ हो, यानी कि वायुसेना के 114 और 26 मरीन राफेल जेट। वैसे यहाँ ये भी बता दें कि डसॉल्ट पहले से ही इन विमानों की बॉडी यहाँ पर बना रहा है। 5 जून 2025 को दसॉल्ट एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने 4 प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत राफेल फाइटर जेट का फ्यूलेज भारत में बनाया जाएगा। राफेल का फ्यूजलेज एक हाईटेक संरचना है, जिससे बनाने में उन्नत सामग्री और तकनीक का इस्तेमाल होता है। फ्यूजलेज में कंपोजिट मटेरियल जैसे कि कार्बन फाइबर का इस्तेमाल होता है, जो हल्का लेकिन मजबूत होता है। ये विमान को तेज और रडार से छिपने में मदद करता है। फ्यूजलेज में टाइटेनियम और एल्यूमिनियम का भी मिश्रण है, जो उच्च तापमान और दबाव को झेलने में काम आता है। इसके साथ ही फ्यूजलेज में रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाया गया है, जिससे स्टेल्थ क्षमता बढ़ जाती है। फ्यूजलेज का डिजाइन राफेल को कई तरह की ताकत देता है, जिसमें पेलोड से लेकर स्पीड और कॉकपिट से लेकर सेंसर और रडार तक में मदद। जब हम फ्रांस से 114 राफेल खरीदेंगे तो उनमें से 96 का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रांस हमें देगा। अब इसके तहत फ्रांस हमें अलग अलग छोटे छोटे महत्वपूर्ण कलपुर्जे बनाने की टेक्नोलॉजी भी देगा। यानी जहाज में काफ़ी सिस्टम्स होते हैं, सब सिस्टम्स होती हैं। जहाज में काफ़ी छोटी बड़ी असेंबलीज जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम होती हैं, उनकी सब असेंबलीज होती हैं, जैसे एसी कन्वर्टर, डीसी मोटर। तो फ्रांस ये सब टेक्नोलॉजी भारत को देगा। उम्मीद ये की जाती है कि जब भविष्य में भारत एमका फाइटर विमान बनाएगा, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, या तेजस का ही तेजस 1A का ही एडवांस वर्जन तेजस 2 बनाएगा, तो फ्रांस से सीखे हुए कुछ इम्पॉर्टेंट हवाई जहाज के कलपुर्जे और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम तेजस मार्क 2 में और एमका में लगाएंगे। उससे दो चीज़ होंगी, एक तो तेजस मार्क 2 और एमका का जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस होगा वो थोड़ा ऊंचे स्तर का होगा। दूसरी बात, हमारा ये जो साइंटिस्ट हैं, डीआरडीओ के जो साइंटिस्ट हैं, उनका काफ़ी समय बच जाएगा। राफेल लेने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वायुसेना को जरूरत के मुताबिक लड़ाकू विमान समय पर नहीं मिले। हम 10 से 15 साल पीछे चल रहे हैं। इस गैप को भरने के लिए विमान चाहिए ताकि हमारी सुरक्षा से कोई समझौता ना हो।
राफेल का सौदा भारत के लिए ज्यादा मुफीद क्यों, इसे जानना समझना बहुत जरूरी है। दरअसल राफेल के साथ जो भारत का सौदा हुआ है उसमें भारत केवल उपभोक्ता नहीं होगा बल्कि भारत एक निर्माता की भूमिका भी निभाएगा। वो इसलिए क्योंकि डसॉल्ट जो कि राफेल बनाती है, डसॉल्ट ने अपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भारत के साथ की है, यानी भारत और फ्रांस दोनों मिलकर अब राफेल बनाएंगे, जिसकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि पहली बात भारत के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को और मजबूती मिलेगी और दूसरी बात ये कि इन विमानों के रखरखाव में लागत भी काफी कम आएगी। हवाई ताकत से किसी भी तरह का समझौता न हो, इसके लिए भारतीय वायुसेना ने अगले 1 दशक के भीतर अपनी ताकत को दोगुना करने का एक मेगा प्लान तैयार किया है। फ्रांस के साथ 114 राफेल लड़ाकू विमानों के सौदे को अंतिम रूप देने के साथ ही भारत ने अगले 10 साल में 430 नए लड़ाकू विमानों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है। चीन और पाकिस्तान के साथ 2 मोर्चों की चुनौती पहले से ही थी। अब बांग्लादेश भी भारत के लिए सुरक्षा चिंता का विषय बन गया है, जिसे ध्यान में रखते हुए राफेल को देश के लिए जरूरी माना जा रहा है। बांग्लादेश की एक छोटी सी एयरफोर्स है, ना के बराबर। उनके पास एक स्क्वाड्रन करीबन 12 या 14 F-7 विमान हैं जो कि MiG-21 के बहुत पुराने मॉडल हैं, उन्होंने चीन से ले लिए थे। और इसी तरह से बांग्लादेश की एयरफोर्स में करीबन 6 MiG-29 विमान हैं जो कि MiG-29 विमान के शुरुआती संस्करण है, आज से 40 साल पहले वाला MiG-29। तो भारत को बांग्लादेश की एयरफोर्स की कोई ख़ास चिंता नहीं है। हमारा मेन फोकस जो है वो चीन है, क्योंकि चीन की एयरफोर्स में 66 से ज़्यादा फाइटर स्क्वाड्रन हैं। हाँ, हमारा फोकस पाकिस्तान की तरफ भी है, क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स में 24 से ज़्यादा फाइटर स्क्वाड्रन हैं। इनके मुकाबले आज की तारीख में इंडियन एयरफोर्स में मात्र 28 फाइटर स्क्वाड्रन हैं, 28। तो इसीलिए हम जल्दी राफेल लेने की कोशिश कर रहे हैं। 114 राफेल, यानी समझ लीजिए 6 राफेल के फाइटर स्क्वाड्रन, ताकि हम 2 फ्रंट वॉर होने पर पाकिस्तान का भी मुकाबला कर सकें और चीन को भी संभाल सकें। वैसे देखा जाए तो राफेल की मल्टी रोल क्षमता, डीप स्ट्राइक, नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमता और घातक सटीकता भारतीय वायुसेना को वो धार देती है जिसकी आज सख्त जरूरत है। राफेल फाइटर जेट हवा में प्रभुत्व स्थापित करने के साथ साथ जमीनी ठिकानों पर सर्जिकल वार और समुद्री इलाकों में भी निर्णायक भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। एक ऐसा मल्टी रोल फाइटर जेट जिसका कोई जोड़ नहीं, जिसका कोई तोड़ नहीं। भारत के पास 36 राफेल फाइटर प्लेन हैं। एक स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला में तैनात है, जबकि दूसरे की तैनाती पश्चिम बंगाल के हासिमारा बेस पर की गई है। दिल्ली से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अंबाला एयरबेस रणनीतिक महत्व का स्क्वाड्रन रहा है, जो दिल्ली में वेस्टर्न एयर कमांड के अधिकार में आता है। फरवरी 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के समय मिराज अंबाला एयरबेस से उड़े थे और इसके अलावा इससे पहले भी हमने देखा है कि कैसे करगिल युद्ध के दौरान भी अंबाला एयरबेस ने बहुत अहम भूमिका निभाई है और यही एक बड़ी वजह है कि राफेल को अंबाला एयरबेस के लिए ही चुना गया। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहां से चीन और पाकिस्तान की दूरी महज 200 किलोमीटर रह जाती है। अंबाला एयरबेस की स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इसलिए बन जाती है, इसके दो कारण हैं।
एक तो ये है कि ये हमारे वेस्टर्न और नॉर्दर्न जो एडवर्सरीज़ हैं, यानी पाकिस्तान और चाइना, उन दोनों के ऊपर मार रखने की यहाँ से हमारे फाइटर जेट जो हैं वो क्षमता रखते हैं। ये तकरीबन 250 किलोमीटर अंदर है, ताकि हमें इतना डिफेंस का टाइम मिल जाए कि इन केस ऑफ एडवर्सरी अटैकिंग अस हम उसकी तैयारी कर सकें। और ये इंडिया का पहला, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला एयरबेस है जहाँ इंडियन एयरफोर्स है, और हेडक्वार्टर 2 कोर आर्मी की वो भी है। ये यहीं से 18 स्क्वाड्रन जो है, जो फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने जाके श्रीनगर के ऊपर अटैक किया था, और उनको पहला परमवीर चक्रा जो इंडियन एयरफोर्स में मिला वो उनको मिला था। यहाँ पर मिग, जागुआर और अभी रिसेंटली जैसे सबको पता है कि यहाँ पर हमारे रफाल जो हैं वो भी यहीं पर गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के अंदर शामिल हुए हैं। अंबाला एयरबेस पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस के नज़दीक है। अंबाला एयरबेस पर तैनाती से पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के खिलाफ तेजी से एक्शन लिया जा सकेगा। वहीं चीन की सीमा से भी इसकी दूरी 200 किलोमीटर है। अंबाला एयरबेस से 300 किलोमीटर की दूरी पर लेह के सामने चीन का गरगोसा एयरबेस है, जो राफेल के टारगेट में आता है। रक्षा जानकारों का कहना है कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध का माहौल बनता है तो चीन का पछलग्गू रहा पाकिस्तान भी दूसरी तरफ से भारत पर हमला बोलकर मुसीबतें बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ऐसे में भारत की वायुसेना को 2 अलग मोर्चे बनाने से बेहतर है कि एक बड़ी यूनिट के तौर पर रणनीति बनाई जाए। फ्रंट वार की बात काफ़ी देर से चल रही है, पर अभी ये एक रियलिटी बन गई है। और लॉन्ग टाइम बैक महान JRD टाटा को जब उनको एक दिया गया सर्वे करने को और एक उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की, और उन्होंने कहा कि इंडिया को 2 फ्रंट वार के लिए तकरीबन 66 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है, पर भारत सरकार ने 42 स्क्वाड्रन जो अप्रूव किए। अभी हमारे पास 33 स्क्वाड्रन हैं, जिसमें से 2 स्क्वाड्रन जो हैं जैसे आप जानते हैं रफाल के हैं, मिग के हैं, मिग 29 के हैं, सू के हैं, SU-30 के हैं, SU-35 भी है। तो ये 2 फ्रंट वार के अंदर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पावरफुल भूमिका अंबाला एयरबेस की रहेगी। पश्चिम बंगाल के हासिमारा एयरबेस पर राफेल की तैनाती की गई है। ये वो इलाका है जहां से देश की पूर्वी सीमा पर पुख्ता निगरानी का इंतजाम हो सकेगा। साथ ही चीन सीमा पर भी पैनी नजर रखी जा सकेगी। हासिमारा और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की दूरी करीब 100 किलोमीटर है। यहाँ से एक साथ सेंट्रल और ईस्टर्न तिब्बत में चीन पर नजर रखी जा सकेगी। साथ ही चीन के एयरबेस और मिलिट्री स्टेशंस पर निगाहें रख सकते हैं। वहीं डोकलाम पर नजर रखना भी आसान होगा। डोकलाम में भारत चीन के बीच लंबे वक्त तक विवाद रहा। सबसे खास बात यह है कि हासिमारा पर राफेल की तैनाती के साथ ही चीन के शिगात्से एयरबेस के ऑपरेशंस पर भारत 21 साबित होगा। शिगात्से एयरबेस को 2017 के डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद ही खड़ा किया गया था। शिगात्से के नजदीक ही चीन ने गारीगुसा में एक सरफेस टू एयर फैसिलिटी भी तैयार की है। ऐसे में चीन की बढ़ती पावर को काउंटर करने के लिए हासिमारा में राफेल के एक और स्क्वाड्रन की तैनाती अचूक दांव साबित होगी। हाशिमारा एयरबेस जो है वो वेस्ट बंगाल में है, और ये 1962 की भारत चीन लड़ाई के बाद इस्टेब्लिश किया था। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये चुंबी वैली जो कि इंडिया, भूटान और तिब्बत के कोने पर है, वहाँ पर ये चाइना को देखने के लिए हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वहाँ रफाल के 2 स्क्वाड्रन जो हैं वो भारत की शक्ति को बहुत ज़्यादा ताकत प्रदान करेंगे। भारत हमेशा से ही लड़ाकू विमानों की खरीद रूस से करता आया है। आज भी भारत की वायुसेना में रूस में बने विमान MiG-27 और सुखोई 30 जैसे विमान शामिल हैं।
रूस से सुखोई खरीदने के 23 साल बाद भारत ने राफेल जैसा कोई बड़ा रक्षा सौदा किया है, जो आज कामयाबी की किताब में एक नया अध्याय जोड़ रहा है। राफेल खरीदने की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि इस लड़ाकू विमान की लागत का करीब 30% अकेले रडार और सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम उपकरणों पर खर्च किया गया है, जिसके कारण इसका पता लगाना और निशाना बनाना बेहद मुश्किल है। राफेल का रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में भी टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। राफेल फाइटर जेट में RBE-2AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे यानी कि AESA रडार लगा है, जो लो ऑब्जर्वेशन टारगेट को पहचानने में मदद करता है। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR भी है, जो आसानी से जाम नहीं हो सकता, जबकि इसमें लगा स्पेक्ट्रा लंबी दूरी के टारगेट को पहचान सकता है। यानी राफेल की नजर से बचना नामुमकिन है। लीबिया में राफेल ने अपनी जंगी काबिलियत की वजह से ही दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। मार्च 2011 को फ्रांसीसी राफेल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1973 के तहत लीबिया पर एयर स्ट्राइक की, जिसका सीधे तौर पर मकसद था कि लीबिया के बेंगाजी के चारों ओर तोपों और टैंकों को तबाह करना। चौबीस मार्च 2011 को बताया गया कि राफेल ने रनवे पर खड़े लीबियाई वायुसेना के G2 गैलिब लाइट अटैक ट्रेनर विमान को खाक में मिला दिया। अपनी तैनाती के दौरान राफेल ने अपने जियोलॉजिकल फीचर और अलग अलग तरह के गोला बारूद के जरिए लीबियाई सेना के कई एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह कर दिया। दूसरे लड़ाकू विमानों के उलट मिशन के दौरान राफेल को किसी अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट की जरूरत नहीं होती। इन सभी घटनाओं ने पूरी दुनिया का ध्यान राफेल की ओर खींचा। राफेल ने कई मोर्चों पर अपनी काबिलियत को साबित किया है। सीरिया, लीबिया, इराक में कई बार राफेल का परीक्षण हो चुका है और इसने अपनी काबिलियत वहां पर दर्शाई भी है। वहीं दूसरी तरफ चीन के विमानों की बात करें तो अभी तक ग्राउंड पर इनका कोई ठोस परीक्षण नहीं हुआ है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चीनी विमानों के मुकाबले राफेल का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आता है। चीन हमेशा से ही तकनीक चुराने में माहिर रहा है। उसके विमान रूसी और अमेरिकी विमानों की सस्ती नकल हैं। अब नकल है, जाहिर सी बात है कि चीज भी बिल्कुल वैसी ही होगी। चाइना जो है वो मास्टर है रिवर्स इंजीनियरिंग का। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी वेपन सिस्टम को लेके उसको खोल के उसकी टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करके फिर अपनी नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके एक चीप या सस्ता हथियार बना लेना। उन्होंने J-20 के साथ किया और उसके बाद उन्होंने ब्लैक हॉक है एक US का, उसके साथ भी यही टेक्निक अपनाई। और यही कारण है कि शायद टेक्नोलॉजी में चाइना जो है भारत से बहुत आगे है और दूसरे देशों के साथ कंपटीशन है, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर चीप किसी हथियार को बनाना है तो बेसिक रिसर्च में पढ़ने की बजाय, और जिसको सालों साल लगते हैं, कई डिकेड लगते हैं बेसिक रिसर्च को डेवलप करके वेपन सिस्टम के फाइनलाइज करने तक, तो इसलिए वो रिवर्स इंजीनियरिंग पर बहुत जोर देते हैं। राफेल सिंगल और ड्यूअल सीटर दोनों विकल्पों के साथ आता है। भारत ने दोनों ही विकल्पों को चुना। भारत के पास 28 सिंगल और 8 ड्यूअल सीटर राफेल मौजूद हैं, जिन्हें अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से इस्तेमाल किया जाएगा। राफेल DH 2 सीटर फाइटर प्लेन है, वहीं राफेल EH सिंगल सीटर लड़ाकू विमान है। दोनों ही ट्विन इंजन डेल्टा विंग सेमी स्टेल्थ कैपेबिलिटी के साथ 4.5th जेनरेशन के फाइटर प्लेन है। एक लड़ाकू विमान की सबसे बड़ी ताकत है हवा में उसका फुर्तीला होना, साथ ही बेहतरीन हथियार और दुश्मन से बचने की तकनीक। कोई फाइटर प्लेन कितनी दूरी से देख सकता है और कितनी दूरी तक मार कर सकता है, ये सब कुछ कॉम्बो राफेल के पास है। राफेल एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो परमाणु हमला करने की क्षमता रखता है।
हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में इसका कोई सानी नहीं, क्योंकि राफेल के पास दुनिया की बेहतरीन मिसाइल का एक बड़ा बेड़ा मौजूद है। राफेल की अधिकतम स्पीड 1389 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं इसकी रेंज है 700 किलोमीटर। 60 घंटे तक लगातार हवा में उड़ान भरने में सक्षम राफेल अपने साथ 24.5 टन के हथियार ले जा सकता है। यही नहीं, राफेल महज 1 मिनट में 36,000 फीट से 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, लिहाजा मैदान जंग में इसके शूट डाउन होने का खतरा भी बेहद कम है। परमाणु हथियारों से लैस राफेल हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है और हवा से जमीन तक इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। यानी अब बालाकोट जैसा ऑपरेशन अंजाम देने के लिए सरहद को लांघने की जरूरत नहीं, सरहद के इस पार से ही आतंकी अड्डों को तबाह किया जा सकता है। राफेल में लगी स्कैल्प और मेट्योर मिसाइलें इसे और विध्वंसक बनाती हैं। राफेल में लगने वाली स्कैल्प मिसाइल हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है। ये मूविंग टारगेट को भी आसानी से निशाना बना सकती है। स्कैल्प मिसाइल से 300 किलोमीटर दूर तक निशाना लगाया जा सकता है। स्कैल्प रात और दिन दोनों समय में काम करने में सक्षम है। INS और GPS से लैस आधुनिक नेविगेशन सिस्टम स्कैल्प मिसाइल को अचूक बनाता है। स्कैल्प मिसाइल पारंपरिक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसे जमीन के अंदर और बुनियादी ढांचे पर हमला करने के लिए तैयार किया गया है। जमीन के अंदर बने बंकरों को स्कैल्प तबाह कर सकता है। स्कैल्प मिसाइल सिस्टम जो है ये एंग्लो फ्रेंच मिसाइल सिस्टम है। इसको फ्रेंच में तो स्कैल्प बोलते हैं और इंग्लैंड में इसको स्टॉर्म शैडो बोलते हैं। अभी इसका रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर का है और इसका पेलोड भी 400 किलोग्राम है। इसका रोल बेसिक जो है वो डीप स्ट्राइक और एयर डोमिनेंस के लिए किया जाता है। वहीं हवा से हवा में मार करने वाली दुनिया की सबसे आधुनिक मिसाइल मेटियोर राफेल को बेहद ताकतवर बनाती है। क्योंकि मेटियोर अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ है, इसका कोई जोड़ नहीं, इसका कोई तोड़ नहीं। राफेल विमान में लगाई जाने वाली मेटियोर मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है। 190 किलोग्राम वजनी मेटियोर मिसाइल हर मौसम में वार करने में सक्षम है। रामजेट इंजन मेटियोर को बेहद तेज रफ्तार देता है। मेटियोर के वॉरहेड में अलग अलग लगे विस्फोटक इसे बेहद घातक बनाते हैं। मेटियोर मिसाइल को दुनिया की सबसे घातक मिसाइल बताने की एक और वजह है। मेटियोर मिसाइल थर्ड पार्टी टारगेट डेटा का इस्तेमाल करती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर फाइटर प्लेन का पायलट किसी टारगेट को मेटियोर से निशाने पर लेता है और जमीन पर बैठा कमांड किसी वजह से उसमें बदलाव चाहता है तो वो दूसरे टारगेट को भी हिट कर सकता है। मेटियोर मिसाइल एक यूरोपियन वेपन सिस्टम है जिसको रफाल में इस्तेमाल किया जाता है और इसका बेसिक रोल जो है एयर टू एयर स्ट्राइक के लिए है और ये बहुत पावरफुल ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो रफाल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। वायुसेना के साथ साथ नौसेना की ताकत में बढ़ोतरी के लिए भारत और फ्रांस के बीच अप्रैल 2005 में राफेल मरीन की डील पर मोहर लग चुकी है। इस डील के तहत भारत फ्रांस से 63,000 करोड़ रुपए में 26 राफेल एम खरीद रहा है। खरीदे जा रहे 26 राफेल एम में से 22 सिंगल सीटर राफेल जेट होंगे, जबकि इनमें से 4 ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट होंगे। इस डील के तहत फ्रांस भारत को राफेल एम फाइटर जेट के साथ ही हथियार और पायलट की ट्रेनिंग के लिए सिमुलेटर भी मुहैया कराएगा। इसके अलावा एग्रीमेंट में फाइटर जेट का रखरखाव और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है। साल 2029 से राफेल मरीन विमानों की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। सब कुछ तय वक्त पर हुआ तो 2031 तक भारत को राफेल विमानों की पूरी खेप मिल जाएगी।
भारत ने राफेल के मरीन वर्जन के प्लेटफॉर्म में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल अस्त्र और एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम जैसे स्वदेशी वेपन सिस्टम लगाने की भी मांग की है। डील के तहत भविष्य में राफेल एम में लगाए जाने वाले कुछ कंपोनेंट और इक्विपमेंट भारत में ही तैयार किए जाएंगे। नए राफेल एम फाइटर जेट नौसेना में मिग-29 के विमानों की जगह लेंगे। नौसेना अपने मिग विमानों के बेड़े को पूरी तरह से बदलने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मिग की जगह नौसेना राफेल एम, बोइंग F-18 या सुपर हार्नेट्स में से किसी एक विमान को खरीदने पर विचार कर रही है। लेकिन टेस्टिंग के बाद इन तीनों फाइटर जेट्स में से नौसेना को राफेल एम ही भारत की सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त लगा। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।